चलेगा। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्मारक। क्या पढ़ेंगे? स्मारक पढ़ेंगे। स्मारक का मतलब होता है किसी की याद में कोई चीज़ जब बनवाई जाती है तो उसे स्मारक ही बोलते हैं। और याद कब आती है? जब इंसान चला जाए। चलेगा। सबसे पहला जो स्मारक होगा हमारा वो होगा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है ये मकबरा, तो आपको आप बोलना है कि ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। थानेसर कुरुक्षेत्र में ये मकबरा स्थित है। शेख चिल्ली जो थे इनका वास्तविक नाम था मेरे बच्चों अब्दुल करीम। या अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक के नाम से ये जाने जाते थे। शेख चिल्ली जो थे ये धर्मगुरु थे बच्चों किसके? शाहजहां और इसके बेटे दरारा सिको के। शाहजहां व दारा सिको के धर्मगुरु। शाहजहां व दारा सिको के धर्मगुरु थे कौन? शेख चिल्ली। बच्चों ये जो मकबरा है इस मकबरे के ऊपर एक अंग्रेजी इतिहासकार डेविस राय के द्वारा दौरा किया गया था और डेविस राय ने बोला कि मैंने भारत के सारे मकबरों को अच्छे से देखा है, लेकिन सबसे अच्छा मकबरा ताजमहल के बाद कोई मेरे को लगा तो वो शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर के अंदर बना हुआ है वो लगा है। तो डेविस राय के अनुसार इसे ताज के बाद ताजमहल भी तो आपका एक मकबरा ही तो है जो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवा रखा है। तो किसी भी कब्र के ऊपर जो आपको भवन मिलेगा, जो इमारत मिलेगी, जो कमरा मिलेगा, उसी को तो मकबरा बोलते हैं। तो डेविस राय के अनुसार इसे ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा बताया गया है। बताया गया है, ठीक है। मेरे भाई इसमें समझाना क्या है मेरे को ये बताओ, है ना ललिता? सर लिखते ज़्यादा हो, थोड़ा सा समझाया भी करो। क्या समझाना है इसमें बताओ? मकबरे का मतलब क्या होता है? किसी भी कब्र पे किसी भी प्रसिद्ध मुस्लिम आदमी को जब दफना देते हैं तो उसे दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। आपको ये तो पता होगा। दफनाने के बाद जहाँ पर उसे दफनाओगे उसे कब्र बोलते हैं।
कब्र के ऊपर कोई भी तुम इमारत बनाओगे उसे क्या बोल देंगे, मकबरा। जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, जाके नहीं देखा है तो पिक्चरों में देखा होगा, फोटो में देखा होगा। तो ताजमहल क्या एक बिल्डिंग ही तो है, वो बिल्डिंग किसकी कब्र पे है, वो मुमताज की कब्र पे है। किसने बनवाया, शाहजहां ने। ऐसे ही शेख चिल्ली नाम के एक व्यक्ति, जिसका घर वालों ने नाम रखा था अब्दुल करीम और अब्दुल रज्जाक, ये शाहजहां और दारा सिकों के क्या थे, धर्म गुरु थे। और ये जब मर जाते हैं तो इनकी कब्र थानेसर के अंदर बनी हुई है। थानेसर की इनकी कब्र के ऊपर ये इमारत बनी हुई है, उसे बोल देंगे शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। डेविस राय एक आदमी हुए, एक इतिहासकार हुए, अंग्रेज थे। इसके द्वारा जब इस मकबरे का दौरा किया गया तो डेविस राय ने बोला कि ताजमहल के बाद मेरे को जो दूसरा सबसे सुंदर मकबरा लगा है वो कौन सा लगा है, शेख चिल्ली का मकबरा लगा है। तो बच्चों लोगों ने इसका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया ताजमहल के साथ, और लोग इसे बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल। तो मैं तुम लोगों के लिए ही तो लिख रहा हूं, अब मेरे को तो ये बातें आती हैं। यदि तुम वैसे बिना लिखे समझ सकते हो तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बोल बोल के बता देता हूं। ठीक है, तो इसे हरियाणा का क्या बोल देंगे, ताजमहल बोल देंगे। अब हम बात करें हैं मेरे बच्चों की, ये बहुत अच्छा मकबरा है। केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया। वर्ष 1958 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में मेरे बच्चों इसे किया गया है शामिल, ठीक है। तो ये होगा आपका शेख चिल्ली का मकबरा, पहला स्मारक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रजिया सुल्तान का मकबरा। कुछ मकबरे ही पढ़ते हैं पहले। अब रजिया सुल्तान मारी गई थी 1240 में कैथल के अंदर, तो इसकी याद में क्या बनेगा, मकबरा बनेगा। और रजिया सुल्तान का मकबरा आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे सर कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है बच्चों, ये दक्षिण एशिया में किसी भी महिला के नाम पर प्रथम मकबरा है। या एकमात्र मकबरा,
ठीक है। रजिया सुल्तान के मकबरे के बाद अगला जो मकबरा है वो है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी जिन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के खिलाफ लड़ी, तो युद्ध मैदान के अंदर बच्चों इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और इसके मकबरे का जो निर्माण है वो शिवम बाबर के द्वारा किया जाता है। इब्राहिम लोदी के बाद नेक्स्ट जो मकबरा है वो है आपका इब्राहिम खान का मकबरा। और इब्राहिम खान का जो मकबरा है ये है बच्चों नारनौल के अंदर। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ जिले का शहर है। और ये इब्राहिम खान जो हैं ये शेरशाह सूरी के दादा थे। तो शेरशाह सूरी के दादा थे तो इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने ही करवाया। शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला जो मकबरा है वो ध्यान रखेंगे शाह कुली खां। शाह कुली खां की मैं आपको पहचान बताऊं तो पानीपत की दूसरी लड़ाई को याद करो। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो हेमू को गिरफ्तार करने का काम मेरे बच्चों पानीपत के युद्ध मैदान से किसने किया था? शाह कुली खां ने। हत्या तो हेमू की थी बैरम खान ने, लेकिन हेमू को गिरफ्तार करने वाला युद्ध मैदान से शाह कुली खां था। तो शाह कुली खां का जो मकबरा होगा ना ये भी आपका नारनौल में ही होगा। और शाह कुली खां हेमू को गिरफ्तार करने वाले सैन्य अधिकारी थे पानीपत की दूसरी लड़ाई में। और इसी काम से खुश होकर बच्चों अकबर ने शाह कुली खां को नारनौल की जमीन इनाम स्वरूप देने का काम किया था। तो नारनौल के जागीरदार पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद शाह कुली खां को नियुक्त किया गया था। यहीं पर जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको दफना के इनके नाम का मकबरा बनवाया जाता है। और शाह कुली खां का जो मकबरा होगा ये कहाँ होगा सर? नारनौल के अंदर होगा बच्चों। ठीक है। चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कर्ण का टिल्ला या कर्ण का किला। बच्चों ये होगा थानेसर के अंदर। और थानेसर कहाँ है सर? कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ कब्रों की, कुछ दरगाहों की। तो हाली की दरगाह ध्यान रखेंगे सर। हाली की दरगाह कहाँ है बच्चों? हाली की दरगाह है पानीपत के अंदर। हाली के बाद नेक्स्ट है सैयद रोशन अली की दरगाह। सैयद रोशन अली की दरगाह भी कहाँ है बच्चों? पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट है बू अली कलंदर शाह की दरगाह। दरगाह और मजार एक ही बात होती है बच्चों। बू अली कलंदर शाह की दरगाह ये भी पानीपत में है। नेक्स्ट है पीर नोगजा की दरगाह। पीर नोगजा की दरगाह शाहाबाद में है बच्चों।
और शाहाबाद कहाँ है सर? कुरुक्षेत्र में। पीर नोगजा की दरगाह शाहाबाद के अंदर कौन से NH पे है? NH44, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर बच्चों ये दरगाह स्थित है। पीर नोगजा की जो दरगाह है ये एक ऐसी दरगाह है बच्चों जहां पर मन्नत पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो एक ऐसी दरगाह जिसके ऊपर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। बच्चों वो पीर नोगजा की दरगाह है, ठीक है। अब इसका नाम नोगजा क्यों पड़ा? अब ये कोई पीर का नाम नहीं है, ये 9 गज के सुरक्षा घेरे में रहता था। 1 गज के अंदर 3 फीट होते हैं, तो 9 गज के अंदर कितने होंगे? 27 फीट होंगे। बताने वाले तो ये बताते हैं कि ये 27 फीट का ऊंचा पीर था। अब मेरे बच्चों ये तो कोई बात हजम होने वाली है नहीं कि 27 फीट का आदमी कोई धरती पे रहा हो। 27 फीट का मतलब समझते होंगे आप, है ना। आदमी की जो हाइट है वो हम 6 या 6.5 फीट तक ही मान के चलते हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम। अब उससे ऊपर थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केस हों कोई, वो अलग बात है। तो 27 फीट का मतलब है 4 फ्लोर का आदमी, है ना। 4 फ्लोर का आदमी आपने धरती के ऊपर ना तो आज तक घूमते हुए देखा होगा, ना उसका ऐसा कोई कंकाल मिला होगा। तो ये पीर धरती से कोई अलग थोड़ी था बच्चों। 27 फीट का मतलब यहाँ क्या है कि ये पीर एक पहुंचा हुआ पीर था। आसपास के क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा क्या थी? प्रशंसा थी बच्चों। पहुंचा हुआ पीर था तो ये सुरक्षा घेरा रखता था, अपने पास बॉडीगार्ड रखता था। और इसका जो सुरक्षा घेरा होता था वो 9 गज का सुरक्षा घेरा होता था। तो 9 गज के सुरक्षा घेरे में रहने के कारण लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया कि कौन सा पीर है? ये नौगजा पीर है, नौगजा पीर है, ठीक है। तो ये नौगजा जो पीर की दरगाह है ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर अंबाला कैंट और शाहाबाद के बीच में NH44 के ऊपर है। मन्नतें पूरी होने पर यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है। और यहाँ पर जब भी कोई श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने के लिए जाता है तो पीर को एक समय दे के आता है, और यदि समय रहते उसका काम बन जाता है तो समय का प्रतीक माने जाने वाली दीवार घड़ी यहाँ पर उस श्रद्धालु के द्वारा चढ़ा दी जाती है, ठीक है। सर महाभारत में भीम की कितनी हाइट थी? अब हाइट तो भाई महाभारत में तो नहीं पता कितनी थी, ठीक है, ये तो नहीं पता भाई कि कितनी हाइट थी भीम की। बाकी सबसे लंबा तगड़ा चौड़ा आदमी वही था।
चलेगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और सभी के आंसर दूंगा मैं, ठीक है। 33 फीट के बताते हैं, 32 फीट के। मकबरे और दरगाह में क्या अंतर होता है सुरेश? मकबरा तो आदमी के मरने के बाद होगा। दरगाह या मजार जो होती है ना, वो जैसे अपने हिंदू धर्म को समझते हैं, जैसे आप लोग और मैं हिंदू हुई है ना, अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग समझते हैं। जब अपने हिंदू धर्म के अंदर किसी व्यक्ति का हम अंतिम संस्कार कर देते हैं तो उसकी हम समाधि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समाधि। जहाँ पे उसे अंतिम संस्कार किया जाता है आदमी का, वहीं पर समाधि बनाते हैं। ऐसे ही मुसलमान उसको मकबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकबरा, ठीक है। अब दफनाते तो सभी को हैं मुसलमान, और हिंदू जो हैं वो अंतिम संस्कार सभी का करते हैं मरने के बाद, लेकिन सभी की समाधि तो नहीं बनती ना, कुछ की ही बनती होगी। ऐसे ही कब्रें तो हर मुस्लिम की होगी मरने के बाद, लेकिन उस कब्र के ऊपर जो भवन होगा उसे मकबरा बोलेंगे। समझ चुके हो? मजार का मतलब क्या होता है? जैसे अपने हिंदू धर्म में मंडी होती है, आपने गांव में भी देखा होगा, सड़क के आसपास भी देखा होगा, और खेतों में भी आपने देखा होगा कि मंडी बना दी जाती है पूजने के लिए ना। ऐसे ही ये जो मुस्लिम संत थे फेमस, ये जहां पर भी आते थे, जहां पे खड़े होकर प्रवचन वगैरह देते थे, तो उसी जमीन को लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। उसे हम मजार बोल देंगे या दरगाह बोल देंगे। मजार बोल देंगे या दरगाह बोल देंगे ना। मजार और दरगाह एक ही चीज होती है। मजार और दरगाह में कोई अंतर नहीं है। मकबरा और दरगाह में अंतर है बहुत बड़ा। अब तो समझ में आ गया। यानी कि कोई भी प्रसिद्ध मुस्लिम संत रहा होगा, यदि वो किसी जमीन के ऊपर कुछ समय के लिए रुका होगा, वहां पर भगत वगैरह आए होंगे, वहां पर उन्होंने प्रवचन दिए होंगे, उसी जमीन को संत के चले जाने के बाद, उस मुस्लिम व्यक्ति के चले जाने के बाद लोगों ने पूजना स्टार्ट कर दिया होगा। तो पूजने के लिए कोई ना कोई तो पहचान दी जाएगी, है ना। तो वहां पर ईंट वगैरह रख के उसके ऊपर हरे रंग की चद्दर या नीले रंग की चद्दर। अब तो समझ गए होंगे ना। बिल्कुल, भीम ने गोड्डा मार के पानी निकाला था धरती से अन्नू। आपकी दादी बिल्कुल सही बताती थी। और ये कुरुक्षेत्र के अंदर भीम गोड्डा के नाम से जाना जाता है। भीम गोड्डा तीर्थ में आपको कुरुक्षेत्र में पढ़ाऊंगा। भीम गोड्डा तीर्थ कुरुक्षेत्र में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जहां पर भीम ने गोड्डा मार के पानी निकाला था, तो अर्जुन ने धरती के अंदर बाण चला के पानी निकाला था, उसे बाण गंगा तीर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाण गंगा तीर्थ बोलेंगे। सारे के सारे पढ़ेंगे हम। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। पीर नोकजा की दरगाह के बाद हम बात करेंगे पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की जो मजार है वो गोहाना में है। और गोहाना है सोनीपत में। सोनीपत के अंदर एक मकबरा भी है बच्चों, वो मकबरा भी पढ़ लेना। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। नेक्स्ट है पीर मुबारक शाह की दरगाह। तो पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो है कलियाणा गांव में।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है पीर मुबारक के बाद मीठा पीर की दरगाह। तलवंडी राणा हिसार। नेक्स्ट है बच्चों बाबा शाह कमाल की मजार। एक मजार, एक दरगाह, एक मकबरा, पक्का पेपर में छपेगा, ठीक है। बाबा शाह कमाल की मजार। मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे ना तुम लोगों को ये? मेरे को बताओ, तुम्हें ये मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा? बाबा शाह कमाल की मजार ये कैथल के अंदर है बच्चों। हजरत गाबी शाह की दरगाह। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको हरियाणा की हिस्ट्री मुश्किल लग रही है? हजरत गाबी शाह की दरगाह। कहाँ है भाई हजरत गाबी शाह की दरगाह? सर नरवाणा में है। नरवाणा कहाँ है सर? जींद के अंदर है। ये बात भी सही है भाई जोगिंदर की, सर मुश्किल लगने से क्या होगा, याद तो हमें ही करना है, नौकरी तो हमें ही लगनी है। बिल्कुल, नौकरी लगनी है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है जिसको नौकरी लगना है। और जिसको नौकरी नहीं लगना वो तो बहाने सोचेगा ही। और ये बिल्कुल ही आसान होते, एक बार में ही पढ़ने से आ जाते तो फिर हमें नौकरी कौन देता, है ना। फिर तो मेहनत करने वालों की कदर ही ना होती, फिर तो बार बार पढ़ने वालों की, रिवीजन करने वालों की कदर ही ना होती, यदि ये एक बार में ही दिमाग में छप जाए। तो जो एक बार में पढ़ेगा उसके याद नहीं होगा, तो 50% ऐसे बच्चे होते हैं कि वो वहीं पर अपने हथियार डाल देते हैं कि ये तो मुश्किल चीज़ है, ये तो हमारे से याद ही नहीं होनी। इसका मतलब आधा कंपटीशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर बचे हुए 50% में से कुछ हिम्मत करते हैं दूसरी बार याद करने की, तो दूसरी बार में से फिर कुछ के याद होंगे, कुछ छोड़ देंगे, तो आधा कंपटीशन वहाँ पे चला जाता है। तो लास्ट में कुछ ही बच्चे बचते हैं जिसके पास ये जज्बा होता है कि मैं 2-3 बार चीज़ों को पढूं। और किसी भी मुश्किल चीज़ को जो आपको लगती होगी ना, वो 3 से 4 बार पढ़ोगे तो 5वीं बार अपने आप आसान हो जाएगी। तो जो भी चीज़ ने आज तक तुमने पहली बार पढ़ी है वो मुश्किल लगी है, फिर दूसरी बार पढ़ी है तो थोड़ी सी आसान हो जाती है, तीसरी बार पढ़ोगे थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, चौथी बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगी, 5वीं बार तो तुम खुद बोल दोगे कि यार ये आसान ही तो था। तो मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल जो शब्द है ना वो अपनी डिक्शनरी से बच्चों गायब कर देना। तुम नौकरी लेने वाले बच्चे हो, मुश्किल कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तो बहुत आसान है, तुम लोगों को तो मैं करवा रहा हूँ। मुश्किल तो मेरे लिए था ना, ये मैंने अलग अलग जगह से उठाई है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग जगह से कलेक्ट करके। तो मुश्किल तो मेरे लिए है, ये आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम लोगों के लिए कंटेंट ला ही रहा हूँ, बस तुम्हें तो यही बता रहा हूँ कि ये पढ़ना है, इसमें से आएगा। मुश्किल मेरे लिए है तुमसे ज़्यादा। जब मेरे आसानी से याद हो जाती है तो तुम्हारे तो बिल्कुल याद हो जाएंगी बहुत जल्दी। ट्रिक से कभी जिक्के नहीं आती है जोगिंदर, है ना। ट्रिक वो बनाता है जिसके याद ना होती हो। बहुत सारे आपने देखा होगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको जिक्के पढ़ाते हैं। बच्चों यदि ट्रिक के माध्यम से जिक्के आ जाती, ठीक है, फिर तो काम ही चल जाता। ट्रिक से कोई 100 में से एक चीज़ याद करवाई जाती है, सारी की सारी चीज़ें ट्रिक से याद नहीं होती कभी भी, है ना। यदि तुम्हारे ट्रिक याद हो जाएगी तो ये शब्द तो वैसे याद हो जाएंगे। जैसे एक ट्रिक हम बनाते हैं, एक ट्रिक हमने बनाई, उसके अंदर कम से कम 15 से 20 शब्द आए, 15 से 20 शब्द आएंगे एक ट्रिक के अंदर, और उस ट्रिक को तुम 4-5 बार पढ़ोगे तब जाके वो ट्रिक याद होगी। मेरे भाई साहब 15 से 20 नाम वैसे याद ना कर लो, मुबारक शाह, खिजर खां, जमाल, तो ट्रिक में भी 15-20 शब्द हैं, वैसे भी ये 15-20 शब्द हैं, तो क्यों ट्रिक हम पढ़ें। तो ट्रिक का सहारा वो टीचर लेता है जिसके खुद ही याद ना होता हो।
और जिसके खुद ही याद ना होगा वो सामने वाले को बोले कि भाई साहब तुम्हें याद करना है, तो ये तो बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा, है ना। यदि मेरे कोई चीज याद नहीं होगी हरियाणा जीके में और मैं तुम्हें बोलूं कि भाई साहब ये आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत आसान है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों के साथ मजाक ही कर रहा हूं। तो जब मेरे आसानी से याद हो जाती है ना, तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि ये आपके भी ऐसे आसानी से याद हो सकती है ना। तो ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना होता, डायरेक्ट पढ़ने की आदत डालो। हजरत गाबी शाह की दरगाह, आगे बढ़ेंगे चलो। यदि इनके लिए तुम ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, बच्चों कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, दिमाग वैसे ही चीज़ों को उठाना स्टार्ट कर देगा बिना ट्रिक। ट्रिक तो आपको सोचना ही नहीं होता। चलेगा, आगे आएंगे फिर। हजरत गाबी शाह की दरगाह तक हम पढ़ चुके हैं ना, मीठा पीर की दरगाह भी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे अब्दुल शंकर की दरगाह। अब्दुल शंकर की दरगाह ये कहाँ है भाई, सिरसा में है सर। कहाँ है, सिरसा के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ दरगाह कुछ मज़ार आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, स्मारक थे। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा दूसरा जो छोटा सा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ काल की बात करेंगे, पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, नव पाषाण काल की बात करेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, फिर बच्चों ऐतिहासिक काल की हम बात करेंगे। आज गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रखी है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रखी है, सर दर्द कर रहा है, सही बता रहा हूँ। तो इसलिए आज थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके से हेडेक हो रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सुबह से क्लास पे क्लास लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एसी एसी भी फेल हो गए हैं आज तो। चलेगा, देखिएगा कुछ अब काल पढ़ेंगे हम। प्रोगैतिहासिक, प्रोगैतिहासिक का मतलब क्या होता है, प्रोगैतिहासिक का मतलब होता है वो काल जिसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित तो हुई होंगी, लेकिन उनका कोई लिखित विवरण हमें नहीं मिलता है। ऐसे काल को हम प्रोगैतिहासिक काल बोलते हैं बच्चों। इसे हम पाषाण काल भी बोल सकते हैं। कौन सा काल बोल सकते हैं, पाषाण काल। यदि हम प्रोगैतिहासिक काल की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो अपने हरियाणा के अंदर भी बच्चों इस काल से जुड़े हुए कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है।
प्रागैतिहासिक काल से कोई क्वेश्चन तो अपना नहीं बनता है। प्रागैतिहासिक काल के बाद सेकंड जो काल होगा हमारा वो होगा मेरे बच्चों मध्य पाषाण काल। ये पाषाण काल है, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण युग की या मध्य पाषाण काल की। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मध्य पाषाण जो युग है बच्चों, इस काल से संबंधित कुछ अवशेष अपने हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। ये कौन से अवशेष हैं सर? तो इस काल के हरियाणा से प्राप्त औजारों में यदि हम बात करें एक तो आपका आ जाता है गंडासा, एक बच्चों खुरचना, एक सुआ, आदि प्राप्त हुए। तो हरियाणा से मध्य पाषाण काल के कुछ औजार मिले। इन औजारों में गंडासा, खुरचना, सुआ आदि का बच्चों क्या आता है? नाम आता है। ठीक है, ये जो अवशेष मिले हैं हरियाणा में, ये मिले कहां से हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम क्षेत्र से मेरे बच्चों ये प्राप्त हुए हैं। तो जब जगह का नाम आ चुका है तो क्वेश्चन जगह के नाम से ही पूछेगा कि हरियाणा के कौन से क्षेत्रों से मध्य पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तुम बोलोगे फरीदाबाद, गुरुग्राम। और आपसे ये भी पूछ सकता है फरीदाबाद, गुरुग्राम से कौन कौन से मध्य पाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं। तब मेरे बच्चों आपको ये बताने पड़ेंगे। खुरचना हुआ, सुआ हुआ। नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बच्चों, हरियाणा में नवपाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो शिवालिक की तलहटी में या शिवालिक के निचले क्षेत्र में स्थित पिंजौर काल का क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पिंजौर काल का क्षेत्र से नवपाषाण काल के हरियाणा में क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और अब पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काल, आद्य ऐतिहासिक काल।
आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है एक ऐसा काल जिसमें घटित घटनाओं का लिखित विवरण तो है, लेकिन उसकी लिपि का ज्ञान न होने के कारण उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल के साक्ष्य हिसार जिले से 26 किलोमीटर दूर एक गांव सीसवाल से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। साक्ष्य का मतलब है सबूत, प्रमाण। हिसार जिले के सीसवाल गांव से प्राप्त हुए हैं। और यही कारण है कि इस संस्कृति को हम सीसवाल संस्कृति बोलते हैं। इसी कारण इसे नाम से जाना जाता है बच्चों। तो सीसवाल संस्कृति आपसे पूछेगा कौन से काल की संस्कृति मानी जाती है, तो तुम बोलोगे आद्य ऐतिहासिक काल की संस्कृति है सीसवाल संस्कृति। और हरियाणा में सीसवाल संस्कृति से संबंधित अभी तक कुल 19 स्थानों की पहचान की जा चुकी है बच्चों। 29 स्थानों की पहचान, 19 नहीं 29। तो मैं आपको एक बार सीसवाल संस्कृति पढ़ा रहा हूँ। सीसवाल गांव है हिसार जिले का, जहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, और इन अवशेषों का मिलाप जब किया गया तो ये अवशेष किसी से भी मेल खाते हुए नहीं पाए गए। यही कारण है कि इसका नाम इसी गांव के नाम पर रख दिया, सीसवाल संस्कृति। सीसवाल संस्कृति, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में इस संस्कृति से संबंधित अब तक 29 स्थानों की खोज की जा चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइएगा सीसवाल संस्कृति से संबंधित हरियाणा में कितने स्थानों की खोज की गई है, तुम बोलोगे, ठीक है। तो जल्दी से कीजिएगा नोट, सीसवाल संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे फिर। सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो हिसार जिले से ही प्राप्त हुए हैं। हिसार के अलावा हिसार से निकला हुआ आपका फतेहाबाद, हिसार से निकला हुआ सिरसा, आपका चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कैथल, इन इलाकों के अंदर सीसवाल संस्कृति के 29 स्थानों की बच्चों खोज की गई है। तो जल्दी से कीजिएगा नोट, और साथ में आप क्लास देख रहे हैं तो अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें भाई, पानी ज़रूर पीते रहना, है ना। स्टार्ट अभी 3-4 दिन की ज़बरदस्त गर्मी है बस।
चलेगा। ठीक है, सी सवाल के बारे में बात करेंगे अब। बच्चों बात करें तो वर्तमान में हिसार जिले के अंदर चेतांग नहर के किनारे स्थित है आपका यह गांव सीसवाल। वर्तमान में चेतांग नहर के किनारे हिसार जिले में स्थित। ठीक है, तो मेरे भाई आज हम इतना सा ही करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कल ही करेंगे भाई, बचा हुआ।